हेलो, थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैरीन ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो आप कोई भी सोर्स जो यूज़ कर रहे हो, आपको मैरीन ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड उसमें एक चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैरीन ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। इन्हीं चीज़ों को आज आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम प्लैंक्टन्स पढ़ेंगे, प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, देन हम जू प्लैंक्टन्स पे शिफ्ट करेंगे, देन सी ग्रास एंड देन सीविड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने सबसे पहला टॉपिक लिखा दैट इज प्लैंक्टॉन्स या प्लैंक्टन्स बोल लो या प्लैंक्टॉन्स बोल लो। ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। ठीक है, तो जब हम प्लैंक्टॉन्स की बात करते हैं, ये क्या होता है, ये एक किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फ्लोट करते हैं। अब फ्लोट करते हैं ज़मीन पे, तो कोई चीज़ फ्लोट थोड़ी ना करती है। किस पे? वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं। वाटर के सरफेस पे मतलब कहाँ कहाँ? रिवर्स, लेक्स, ओशंस। क्लियर? So, what do you mean by planktons? Planktons are those types of organisms which floats on that is water or surface water in the form of rivers, lakes, oceans. ठीक है, अलग अलग वाटर बॉडीज आप लिख सकते हो। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो प्लैंक्टन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एक थोड़ा सा माइंड मैप बना के आप इस ऐसी चीज़ों को लाइक मतलब कोई भी, ये तो चलो इजी टॉपिक है, ये तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, पर फिर भी बाकी चीज़ों के लिए भी आप माइंड मैप्स बना के प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन थिंग, ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स रहते हैं, मतलब छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स रहते हैं, जैसे एल्गी रहती है। एल्गी की बात करी थी हमने कल की वीडियो में। ठीक है, जब हम कल फ्लोरल ग्रुप्स पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट इंडिया के, हमने वहाँ कल की वीडियो में एल्गी की बात करी थी। और जिसने कल की वीडियो नहीं देखी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये बायोडाइवर्सिटी की पूरी सीरीज़ देखो, बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक ये बायोडाइवर्सिटी की 8th वीडियो चल रही है, और आधे घंटे के हिसाब से देखा जाए तो टोटल 4 घंटे की वीडियो है टोटल बायोडाइवर्सिटी की अभी तक की। तो ये वो वीडियो पूरी करके हो एक कनेक्शन फील होगा, और एक दो वीडियोस में और में ये जो बायोडाइवर्सिटी है पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं एल्गी। कुछ एनिमल्स होते हैं, लाइक क्रुस्टेशियंस। कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं, प्रोटोजोआ के बारे में भी कल हमने पढ़ा था। ये जू प्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, और जो हमने ये पढ़ा ना एल्गी, ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं। ठीक है, जब हम बात करें, ये हमने क्या बताया कि कहाँ कहाँ मिलती है प्लैंक्टन्स, हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं। प्लैंक्टन्स का एक किस्म का ये फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन टाइप हो गया। और जब हम फाइटोप्लैंक्टन की बात करते हैं तो उसका मतलब है एल्गी, जू प्लैंक्टन्स की बात करते हैं तो प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा, मैं इसलिए सिंपल पॉइंट लिखवा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा बिकॉज बहुत ईजी है ये। ठीक है, तो एक और चीज़, जब हमें ऐसा क्वेश्चन आए कि ये मूविंग रिवर्स, जो रिवर्स मूव कर रही होती है वहाँ पे, तो मोस्टली ये मूविंग वाटर्स में मिलता है, नहीं मिलता है? ये मोस्टली मूविंग वाटर्स में नहीं रहता है। ठीक है, मतलब जहाँ वाटर स्टेगनेंट हो या वाटर की थोड़ा सा मतलब जो मूवमेंट हो स्लो हो, वहाँ पे ही मोस्टली हमें यहाँ मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ बोलेंगे, हमें ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा मिलते हैं ये। ठीक है, अगर इनकी ग्रोथ की बात करें, ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा मिलते हैं। हमें मैंग्रोव वाटर्स में सबसे ज़्यादा इनकी इंटेंसिटी दिखती है। ठीक है, मैंग्रोव्स में हमें सबसे ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी मिलती है। तो दिस इज अबाउट द प्लैंक्टन्स। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द व्हाट डू मीन बाय फाइटो प्लैंक्टन्स। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, फाइटो प्लैंक्टन्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइटो प्लैंक्टन्स, ये जो फाइटो मीनिंग है, ये ग्रीक का वर्ड है, इसका मतलब होता है प्लांट। और प्लैंक्टन्स का तो चलो आपको मतलब पता ही है, ड्रिफ्ट करना या वंडर करना, मतलब एक किस्म का जब प्लांट मूव करता है, इसका वही मतलब प्लांट वंडर। ठीक है, क्लियर है इतना? ये भी माइक्रोस्कोपिक ही प्लांट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, ये भी माइक्रोस्कोपिक ही प्लांट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कहाँ मिलते हैं? सेम एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमें मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक्वेटिक इकोसिस्टम सॉल्टी हो, फ्रेश हो,
तो जो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम मिलता है वहाँ हमें ये मिलते हैं, ठीक है। अगर कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स की बात करें, उसकी एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट्स। प्रोटिस्ट क्या होते हैं पता है? ये जो वन सेल्ड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनको प्रोटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये तो है ही है। कुछ और कॉमनली भी हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन्स मिल जाते हैं, ठीक है। 2021 में इसके रिलेटेड यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, तो इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है इसका काइनोबैक्टीरिया, देन सिलिका एनकेस्ड डाइएटम्स, देन डाइनोफ्लैगलेट्स। ये डाइनोफ्लैगलेट्स याद रखना, हम लोग इसी के तरह का कोई एक और हम जूप्लैंक्टन्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रीन एल्गी, ठीक है, कोकोलिथोपोरस, चॉक कोटेड कोकोलिथोपोरस कहते हैं, आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हो। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स। ये आपको एग्जांपल्स याद रखनी है सारी की सारी, ठीक है। इसी के रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन बन के आ जाए, तो इसलिए आपको ये जो एग्जांपल्स है ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। क्लियर है इतना? आगे बढ़े। नेक्स्ट, जो भी हमें प्लांट्स मिलते हैं, अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और हम उनको क्या देते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स की जब हम बात करते हैं, प्लांट्स वो नहीं होते जो हमें सिंपल लैंड पे मिलते हैं, दैट इज टेरेस्ट्रियल रीजन में मिलते हैं। जो हमें एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी कोई भी जो भी प्लांट्स मिलते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं हम लोग। सो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी प्लांट्स मिलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में जितने प्लांट्स मिलते हैं, अमेरिका में जितने प्लांट्स मिलते हैं, हर एक कंट्री में जितने भी प्लांट्स मिलते हैं, उन सारों से ओके, वन मोर थिंग, प्लांट्स फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ये भी एक प्लांट्स होते हैं, ठीक है। सिंपल प्लांट्स की जब हम बात करते हैं, हमारे दिमाग में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम याद आता है, पर एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो हमें फाइटोप्लैंक्टन्स मिलते हैं, ये भी एक किस्म के प्लांट्स है। ये चीज़ पहले आप दिमाग में बिठा लो कि ये भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी प्लांट्स जो है ऑक्सीजन हमें देते हैं और हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, उसमें से टोटल ऑक्सीजन जो हम लोग इनटेक करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स इनटेक करते हैं, या जितना हमें एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मिलता है, उसमें से 60% जो ऑक्सीजन है वो फाइटोप्लैंक्टन्स देते हैं हम लोग को। पता था इतना? बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जिन्होंने ये मैरीन ऑर्गेनिजम्स का चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि 60% ऑक्सीजन दो है जो एटमॉस्फेयर में होती है, या जो हम लोग इनटेक करते हैं, वो हमें फाइटोप्लैंक्टन से मिलते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए, बाकी जो एटमॉस्फेयर है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, उधर से हमें अप्रोक्सीमेटली 40% ही ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस हिसाब से, ठीक है। अब बात करेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स प्लांट्स है, तो कहीं ना कहीं क्लोरोफिल तो होती होगी ना इसमें, ठीक है। क्लोरोफिल तो होती होगी, मतलब क्या? फोटोसिंथेसिस ना। क्लोरोफिल कैसे बनेगा? फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा, ये भी क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, जो सिंपल प्लांट्स करते हैं, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। जैसे सिंपल प्लांट्स करते हैं, वैसे भी इनका भी करने का तरीका होता है, ठीक है। क्लियर? तो मैक्सिमम जो होते हैं वो लोग ऑटोट्रॉप्स होते हैं। सम क्या, मैं कहूँगा मैक्सिमम जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है? जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस से। पर कुछ मतलब ये सम नहीं आएगा यहाँ पे, मैक्सिमम आएगा। और सम जो है, अगर हम सम की बात करेंगे, सम में आ जाएगा हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। कि कुछ जो है वो दूसरे प्लांट्स को इनटेक करके मतलब खाना बनाते हैं, और मतलब कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ पे डिपेंड रहते हैं, मतलब किसी और ऑर्गेनिजम्स को ईट करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो अगर इस तरह का कभी आ जाके बन जाता है कभी क्वेश्चन की ऑल द फाइटोप्लैंक्टन्स आर ऑटोट्रॉफिक, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ जो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। तो ये पॉइंट था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। जब हम बात करते हैं ये जो एल्गी है, ये फाइटोप्लैंक्टन्स की बात कर रहे हैं हम, एक किस्म का एल्गी है। ये जो एल्गी है हमें ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलती है, ठीक है। ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलती है, माइनस पोलर। माइनस क्या होता है? निकाल दिया। क्या निकाल दिया? पोलर रीजन्स हटा दो, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलती है, ठीक है। क्लियर है इतना? और अगर और एक और चीज़ अगर आपको पता होगा, नहीं आपको नहीं पता होगा क्योंकि जिसने मेरी पुरानी सीरीज़ देखी है उसी को पता होगा, मैंने एक चीज़ बताई थी
कि जब हम पैसिफिक ओशन की बात करते हैं, पैसिफिक ओशन की, ठीक है, तो अगर हम 3 हिस्सों में पूरे वर्ल्ड को बांट दें, ठीक है, पूरे 3 हिस्सों में, उन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा सिंपल अकेला पैसिफिक ओशन है और बाकी हिस्सों में हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स आ जाएंगे और 2 ओशंस आ जाएंगे, दैट इज अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन, और 7 कॉन्टिनेंट्स आ जाएंगे, और अकेला पैसिफिक ओशन जो है वो एक हिस्सा है और बाकी 2 हिस्सों में ये सारा आ जाएगा। तो इससे आपको ये अंदाज़ा पता चल गया पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है। तो इसी हिसाब से जो मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ वो इसी पे आधारित है कि अगर हम टोटल बायोमास की बात करें कि मतलब ऑर्गेनिजम्स कितने मिलते हैं, टोटल बायोमास जो है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम का बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो प्लांट्स है लैंड पे। आया समझिए स्टेटमेंट क्या मतलब है इसका, कि जितने हमें प्लांट्स, हम पानी वाले प्लांट्स बोलेंगे, जितने हमें पानी वाले प्लांट्स पानी में मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो हमें लैंड पे प्लांट्स मिलते हैं। ठीक है, क्लियर इतना? ओके, सो होप सो मोस्टली लोगों को वो समझ आ गया होगा, ठीक है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा। अब हम लोग डायरेक्ट जंप करते हैं और बात करते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग फाइटोप्लैंक्टन्स। मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स को फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं? सेलेनिटी इफेक्ट करता है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है, लाइट इफेक्ट करती है, किस तरह से इफेक्ट करती है, प्रॉफिटेबल होती है नहीं होती है, क्या होता है, वो सब हम फैक्टर्स इफेक्टिंग में पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम फाइटोप्लैंक्टन्स की बात कर जाते हैं तो हर साल 1 या 2 प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, पर वही दूसरी तरफ अगर हम दैट इज ये तो एक किस्म के मेरीन ऑर्गेनिजम्स है, तो मेरीन ऑर्गेनिजम्स इन द होल अगर बात करें हर साल प्रीलिम्स में 1 या 2 क्वेश्चन उसमें से मिल ही जाता है, तो 4 नंबर कम नहीं होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग फैक्टर्स इफेक्टिंग फाइटोप्लैंक्टन। सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूँ और मैं सिंपल आपको समझाऊंगा और मैं लिखूंगा नहीं उसके बारे में कुछ। न्यूट्रिएंट्स, लाइट, टेम्परेचर, सेलिनिटी, ठीक है, फूड, काइंड ऑफ फूड बोलो या हम बोलो ग्रेजिंग, ये भी हम पढ़ेंगे, अभी आपको समझ आएगा। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स को, कि वो उनकी क्वांटिटी या जो भी मतलब जितने वो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, कितने देर तक वो बचे रहेंगे या मर जाएंगे, वो हम बात करेंगे और किससे ये चीज़ बढ़ेगी। सबसे पहले इसको तो कट ही कर देते हैं, क्यों? क्योंकि फूड की बात करें, ग्रेजिंग की बात करें मतलब जू प्लैंक्टन्स इनको खाते हैं, तो कहीं ना कहीं जितने जू प्लैंक्टन्स होंगे, जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं थोड़ी देर में पढ़ेंगे। काइंड ऑफ ये क्या हो गया, एनिमल्स हो गए जो हमें पानी में मिलते हैं, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे हम लोग, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि ग्रेजिंग की बात करी गई यहाँ पे, मतलब कहीं ना कहीं जब जू प्लैंक्टन ज़्यादा खाएंगे तो फाइटोप्लैंक्टन्स की भी जो क्वांटिटी है कम हो जाएगी। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइट से। ठीक है, सबसे पहले जब हम लाइट की बात करते हैं, हमें लाइट जब हम लोग वाटर की बात करते हैं, अप्रोक्सीमेटली ऊपर का कुछ अप्रोक्स लेके चलो, मैक्सिमम 50 मीटर तक या 100 मीटर तक कुछ ना कुछ सन की रेस पहुंच जाती होंगी। ठीक है, अपर मोस्ट पार्ट जो वाटर का रहता है वहां तक तो लिमिटेड ही होता है, तो अगर फोटोसिंथेसिस होगी तो वो अपर वाले पार्ट में ही होगी ना, ऐसा तो नहीं ना कि बॉटम सरफेस जहाँ पे होगा वहाँ जाके फोटोसिंथेसिस होगी। तो उसी हिसाब से हम बोल सकते हैं कि लाइट इंटेंसिटी जो है वो अफेक्ट करता है फाइटोप्लैंक्टन्स को। आप बोलोगे कैसे? कि जब लाइट इंटेंसिटी जब ज़्यादा पड़ेगी, लाइक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कोई लेक है जो छोटी है, मतलब उसकी वो ज़्यादा डीप नहीं है, तो हमें वहाँ पे ऑफ कोर्स ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब हम बात करते हैं सन रेज की, वो आराम से ज़्यादा अंदर तक जा पा रही क्योंकि उसकी हाइट भी लो है। और वही दूसरी तरफ हम समुंदर की बात कर ले, दैट ओशन या सी की बात कर लें, वहाँ पे तो हाइट कितनी होती है? हमारा पूरा जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है 8800 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, 8864 समथिंग, वो पूरा भी दब जाए और छुप जाए, इतनी मतलब इतने इतने डीप ओशंस भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि लाइट इंटेंसिटी इफेक्ट करती है फाइटोप्लैंक्टन्स की। जहाँ पे लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ हमें फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा मिलेंगे और टॉप रीजन में ज़्यादा मिलेंगे, अपर मोस्ट पार्ट वाटर के। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द लाइट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। पीएचडी नहीं करनी है तो ज़्यादा डीप मत जाना। बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मेजर ग्रोथ कैसे होती है इनकी, इनको क्या करना होता है, इनको दो मतलब क्या बोल सकते हैं, इनको 2 न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ठीक है, क्या है
इनको जब भी मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ होनी होती है, इनको मेजरली दो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, दैट इज नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ठीक है, तो अब ये जब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को इनटेक करते हैं कौन, जो भी फाइटोप्लैंक्टन्स है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले ले डाई एटम्स हो गए, सिलिकोफ्लैगलेट्स हो गए जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, कोकोलिथोपोरस हो गया। तो ये जब लोग इनटेक करते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, एक मिनट, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को इनटेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग सिलिकेट बनाते हैं, SiO2। ठीक है, क्या बनाते हैं, सिलिकेट बनाते हैं। और कुछ जो नाइट्रोजन होता है ये क्या करते हैं फाइटोप्लैंक्टन, उसको फिक्स कर देते हैं, और उस चीज़ से क्या होता है कि वहाँ पे जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी आती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि वो इनटेक करते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनको सरवाइव करने के लिए कुछ तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हम लोग खेती में NPK डालते हैं, NPK दैट इज नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। ठीक है, ये तो हमें चाहिए ना फील्ड पे। जब हम प्लांट्स को ये डालते हैं क्योंकि हमें उनका बचाव रखना होता है कि अच्छी खेती हो, वो सब हो, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स दैट इज फाइटोप्लैंक्टन जो भी एक किस्म के प्लांट्स हैं उनको भी तो कुछ चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं जो अगर कहीं पे न्यूट्रिएंट्स कम हैं तो वहाँ फाइटोप्लैंक्टन्स कम होंगे, जहाँ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा होंगे। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया काइंड ऑफ। अगर आपको एक किस्म का रिलेशन बनाना है जैसे हम बचपन में बनाया करते थे, और लाइट के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लाइट ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा, लाइट कम फाइटोप्लैंक्टन कम, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा। ठीक है, और उसी हिसाब से एक और चीज़ पॉइंट बता देता हूँ, जितना नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होगा उनकी ग्रोथ में भी उतना ही ज़रूरत होता है, और उनको रिप्रोडक्शन में भी उतना ज़रूरत होता है। रिप्रोडक्शन हमने कल इसके बारे में पढ़ लिया था कि जब हम प्लांट्स फ्लोरल ग्रुप्स में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो एंगियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स आते हैं। ठीक है, तो कल का जिसने लेक्चर पढ़ा होगा उसको ये पता होगा। सो दिस इज अबाउट द न्यूट्रिएंट्स, वी आर सो फॉर कंप्लीटेड लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड फोटो। नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द टेम्परेचर। ओके, सिंपल, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फाइटोप्लैंक्टन्स भी ज़्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि यू कैन रिलेट इट टू द लाइट। मैंने क्या बोला, अपर मोस्ट जो पार्ट होगा वहाँ पे जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, सनलाइट मतलब सनलाइट तो ज़्यादा आएगी ना, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कहीं ना कहीं यही मतलब है। ठीक है कि वो होगा। पर जब हम इस रिलेशन की बात करते हैं टेम्परेचर और दैट इज फाइटोप्लैंक्टन्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं, एक और चीज़ चलो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। इकोनॉमिक्स का एक चीज़ लेते हैं। इकोनॉमिक्स में बोला जाता है कि जितनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी ना उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अरे ये रिकार्डो प्रिंसिपल है, पता नहीं किसका है, मेरे को इतना याद नहीं है, रिकार्डो इक्विवेलेंस शायद से। जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। पर कहीं ना कहीं जब इन्फ्लेशन ऐसा हो जाए कि एक प्याज 500 का बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं जब इतना महंगा कोई खरीदेगा ही नहीं, तो फार्मर को पैसा मिलेगा ही नहीं। अगर 100 रुपये का था तो फार्मर को भी पैसा मिल रहा था, लोग खरीद रहे थे। पर कहीं ना कहीं जब फार्मर ने खरीदा जब 500 का हो गया, फार्मर ने खरीदा ही नहीं, फार्मर से किसी ने खरीदा ही नहीं, तो फार्मर और किसी को क्यों एम्प्लॉयमेंट देगा। सो ये जो रिलेशन होता है किसी हद तक ही मैटर करता है, किसी हद तक ही इसका प्रॉफिट होता है। जब वो एक प्याज 500 रुपये का हो जाएगा तो वो किसी को एम्प्लॉयमेंट थोड़ी ना दे पाएगा, क्योंकि वो प्याज तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो वही यहाँ पे भी मैंने इसलिए आपको बताया, क्योंकि जब हम टेम्परेचर और फाइटोप्लैंक्टन्स की बात करते हैं कि जब कभी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, आप बोलते हो 40 टेम्परेचर हो जाता है, 50 टेम्परेचर हो जाता है, तो वैसे शार्प टेम्परेचर राइज पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो डिमिनिश हो जाते हैं, एक किस्म का मर जाते हैं। ठीक है, क्लियर इतना? सो इतना क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, दैट इज सैलिनिटी। ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, अगर मैं पढ़ाना चाहूँ इसके बारे में और भी बता सकता हूँ कि सीजनल वेरिएशन में क्या होता है, लैटिट्यूड्स, अलग अलग लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिकल पे क्या होता है, वो तो इतना हम डीप नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सैलिनिटी की। सैलिनिटी की बात करें, देखो जैसे जैसे ये, एक मिनट यहाँ मैं बनाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जब हम बात करते हैं सैलिनिटी की, रिचनेस किसकी, स्पीशीज की रिचनेस कम होगी जब सैलिनिटी बढ़ेगी, न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट बढ़ेगा। क्या इसका मतलब है, जब हम सैलिनिटी की बात करते हैं स्पीशीज, कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे एक किस्म का
जो हमने ऊपर न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था उसी को एक किस्म का ये अपोजिट में जा रहा है कि सैलिनिटी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स बढ़ रहा है पर स्पीशीज रिचनेस, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इतनी सैलिनिटी में, तो कहीं ना कहीं सैलिनिटी हम लोग मतलब एक रिलेशन बना रहे हैं न्यूट्रिएंट्स के साथ कि जितना सैलिनिटी बढ़ेगा न्यूट्रिएंट्स बढ़ेगा, पर कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिएंट की एनरिचमेंट हो गई उससे ज़्यादा अगर हम कंपैरिजन करें स्पीशीज़ का तो स्पीशीज़ में रिचनेस उतनी नहीं आएगी, मतलब स्पीशीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बढ़ेगी, कहीं ना कहीं ये अपोजिट हो गया जो मैंने ऊपर न्यूट्रिएंट्स में पढ़ाया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पर मैं वही बोल रहा हूँ कि हमें पीएचडी नहीं करनी है, आप इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं हो, ठीक है, आप जोग्राफर नहीं हो, तो जितना दिख रहा है पढ़ने के लिए उतना ही पढ़ो, ज़्यादा डीप किसी में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो हमें नोट्स में मिलते हैं हम उसी हिसाब से पढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अगर हम बात करें ये हमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं मिलते हैं कि हम बोलेंगे कि जितना हमें ये अरेबियन सी में मिलता है उतना ही हमें ये बे ऑफ बंगाल में मिलता होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये यूनिफॉर्मली हमें डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं दिखते हैं। एक एक्सेप्शन है इसका, बोल सकते हैं हम कि हाई लैटिट्यूड्स की जब हम बात करते हैं वहाँ थोड़ा हाईएस्ट कंसंट्रेशन मिलता है, हाई लैटिट्यूड्स की बात करते हैं हाई कंसंट्रेशन मिलता है। आप बोलोगे पोलार्स पे, नहीं पोलार्स पे तो मिलता ही नहीं है, पोलार्स की बात नहीं कर रहे, क्यों पोलार्स पे क्यों नहीं मिलता, क्योंकि पोलार पे सनरेज ही नहीं पहुंचती, जब पोलार पे सनरेज ही नहीं पहुंचती तो ये प्लांट्स ही है ना, तो इनको फोटोसिंथेसिस तो करनी है ना, तो जीवित तो रहना है ना, क्लोरोफिल तो इनके पास होनी चाहिए ना, तो अगर सनलाइट ही नहीं तो हायर एल्टीट्यूड्स की एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेटली 23.5 से नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ से नीचे और नॉर्थ से ऊपर, इस हाई एल्टीट्यूड्स की बात कर रहा है, क्योंकि ये जो हमारा बीच का जोन रहेगा जो दैट इज ट्रॉपिकल जोन रहेगा वहाँ पे सनलाइट मैक्सिमम होती है, सबको पता है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं 23.5 की, उसके ऊपर वाले रीजन में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाले रीजन में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वाले रीजन में हमें ज़्यादा क्वांटिटी में हायर कंसंट्रेशन मिलती है स्पीशीज़ की रिचनेस की। इसमें एक्सेप्शन बस एक ही है, जब जहाँ पे कॉन्टिनेंट शेल्फ्स जहाँ पे होती हैं उनका जो अपवेलिंग एरिया होता है, अपवेलिंग एरिया क्या होता है, अपवेलिंग एरिया वो होता है जहाँ पे जो नीचे से पानी है वो ऊपर आता है, ये आप करंट्स अगर आप पढ़ोगे करंट्स में समझ आएगा आपको, मेरी सीरीज भी है करंट्स के रिलेटेड, आपको मिल जाएगा नीचे प्लेलिस्ट उसके रिलेटेड, तो आप देख सकते हो। तो जब हम करंट्स के बारे में बात करते हैं वहाँ पे हमें ये अपवेलिंग एरिया के बारे में पता चलता है, मैंने वहाँ पे अच्छे से समझाया, अगर आप चाहते हो आप देख सकते हो वहाँ भी, ठीक है। तो जहाँ आपको बस अभी के लिए आप इतना ही ध्यान रखो क्योंकि हम इतना डीप नहीं जाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं अपवेलिंग एरियाज में इनकी कंसंट्रेशन हाई होती है, ये एक इसका एक्सेप्शन है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रीजन में ही पड़ता है अपवेलिंग एरिया, मतलब जो नीचे से पानी ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, क्लियर इतना कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे। ओके, जब हम बात करते हैं ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स की, ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स की, तो हमें ऑलमोस्ट 10 से लेके 100 टाइम्स तक हमें लो कंसंट्रेशन मिलती है ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो टेम्परेट रीजन होगा, टेम्परेट रीजन में हमें इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलती होगी, क्यों, कहीं ना कहीं ट्रॉपिक पे वही है, न्यूट्रिएंट्स की बात आ जाती है, टेम्परेचर की बात आ जाती है, सैलिनिटी की बात आ जाती है, लाइट की बात आ जाती है, लाइट ज़्यादा होगी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, सैलिनिटी भी अफेक्ट करेगी, न्यूट्रिएंट्स भी अफेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो एक पॉइंट है कि इस रीजन में मोस्टली लो कंसंट्रेशन का एक रीज़न है कि यहाँ पे सोलर यूवी रेडिएशन पड़ती है, ठीक है। आपको पता होगा अगर हम सोलर रेज की बात करते हैं, सोलर यूवी होता है और सोलर यूवी होता है। वैसे मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा इसमें, जब हम बात करते हैं हमारी स्किन पे हम यूवी से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यूवी से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, यूवी जो है मोस्टली होती है, तो हम लोग क्रीम्स वगैरह यूज़ करके इसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं अपने स्किन को, तो इतना डीप नहीं जा रहा, इतना आपको समझ आ गया होगा, क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो हम बात करते हैं यूफोटिक जोन। यूफोटिक जोन वो जोन होता है जिस जोन तक जो सन रेज है वो पहुंच पा रही हैं, ठीक है, यूफोटिक जोन वो होता है, मतलब ओशन वाटर की अगर हम बात करें टॉप का जो 200 मीटर है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना 50 मीटर की,
तो मोस्टली जो ऊपर टॉप का 200 मीटर है वहाँ तक हमें कहीं ना कहीं सनरेज मिल जाती हैं, और वहीं भाई हमें कहीं ना कहीं जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं मिलेंगे। और ये फाइटोप्लैंक्टन्स की जो पोजीशन है या यूफोटिक जोन है, इन इसके ऊपर क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करती है? विंड्स होती हैं और वेव्स होती हैं, उसकी वजह से इसके ऊपर इफेक्ट आता है। ठीक है, क्लियर है इतना? जब हम फाइटोप्लैंक्टन्स की बात करते हैं, थोड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक है, ये हमारे ना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे फूड वेब का। फूड वेब पता है ना आपको? एक होता है फूड चेन। फूड चेन में क्या होता है? सिंपल एक किस्म का मतलब वन वे टाइप होता है, दैट इज फूड चेन। जब हम फूड वेब की बात कर सकते हैं तो वो टू वे भी हो सकता है, ठीक है। तो फूड चेन मतलब कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनिजम्स, एक जो तीन चार चीज़ों के साथ, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हॉक, या जो चील होती है, ईगल होती है, ठीक है, वो सांप को भी खाती है, वो रैट को भी खा सकती है, तो उसको फूड वेब कहते हैं। उसमें डीप में नहीं जाएंगे हम। फूड वेब मैक्सिमम लोगों को पता होगा क्या होता है, ठीक है। ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है, ये एक्वेटिक फूड वेब के फाउंडेशन होती है। फाउंडेशन इन द सेंस क्या होता है? जब कोई जू प्लैंक्टन्स होगी, या एग्जाम्पल के तौर पे फिशेज होंगी, छोटी छोटी फिशेज, वो थोड़ी ना फिशेज को खाती होंगी। छोटी छोटी फिशेज थोड़ी ना बड़ी बड़ी फिशेज को खाती होगी। छोटी छोटी फिशेज किस किस पे फीड करती होगी? कहीं ना कहीं फाइटोप्लैंक्टन्स पे, जो प्लांट्स है। तो कहीं ना कहीं जब हम फूड वेब की बात करते हैं तो सबसे पहले ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आज आके छोटी फिशेज तो इन्हीं को खाएगी ना। क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब ये प्राइमरी प्रोड्यूसर जो मैंने बताया, प्राइमरी प्रोड्यूसर, इसका मतलब तो ये होगा ना कि इनको कोई खाता है। तो कौन कौन खाता है? जू प्लैंक्टन्स खाते हैं, वेल्स खाती हैं, स्मॉल फिशेस, अभी मैंने बताया स्मॉल फिशेस खाते हैं, इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, हमने कल पढ़े थे, क्रुस्टेशियंस, प्रोटोजोआ, मोलस्क्स वगैरह, तो वो लोग खाते हैं, ठीक है। और एक और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो हमने पढ़ लिया कि फूड वेब में काम आता है, और एक और चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, कार्बन साइकिल एंड क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड। हालांकि ये इसके बारे में मैंने समझा दिया आपको, जब हमने बात करी कि 60% हमें ऑक्सीजन यहाँ से मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये ख़त्म हो जाएगा तो वो ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, या कहीं ना कहीं जब ये फाइटोप्लैंक्टन्स मर जाएंगे तो इनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगी, मतलब हमारे हमारे इकोसिस्टम में आ जाएगी, और कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो हमारी एटमॉस्फेयर में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ट्रांसफ़र होती है ओशंस में, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फोटोसिंथेसिस में ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स इनटेक कर लेते हैं, ठीक है, खुद में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। जैसे वुड्स या लीव्स या कोई भी जो ट्रीज है, जिस तरह से वो कार्बन को इनटेक करती हैं, उसी की बात कर रहे हैं हम। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। मोस्टली कार्बन जो है, जो हमने बताया कि ये लोग इनटेक करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, मोस्टली जो है वो वापस आ जाता है सरफेस वाटर के सेंस में। मोस्टली जो कार्बन है वो सरफेस वाटर के सेंस में वापस आता है जब फाइटोप्लैंक्टन्स मर जाते हैं या उनको कोई खा लेता है, डिकम्पोज और ईटन। सड़ जाते हैं या ईटन, मर जाना इन द सेंस डिकम्पोज हो जाना या सड़ जाना, या कोई अगर खा लेगा। तो क्या बोला हमने कि ये जो कार्बन है ये सरफेस वाटर से वापस आ जाता है सर्फ एटमॉस्फेयर में, जबकि फाइटोप्लैंक्टन्स को कोई खा लेता है, या वो जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितने ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे उतने हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि कहीं ना कहीं वो कार्बन को जोड़ कर अपने पास रखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इतना होगा नहीं, ठीक है। कुछ जो है ओशन डेप्थ्स में चला जाता है। ओशन डेप्थ्स की जब हम बात करते हैं अप्रोक्सीमेटली 1-2 किलोमीटर नीचे, उसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कार्बन पंप। ये टर्म पे आना था इसलिए मैंने ये पूरा आपको क्लाइमेट कार्बन साइकिल और क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया। ये कार्बन पंप, बायोलॉजिकल कार्बन पंप, क्या मतलब? जो कार्बन डाइऑक्साइड फाइटोप्लैंक्टन से इनटेक किया, कहीं ना कहीं अगर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो ओशन डेप्थ्स में चला जाएगा, वहाँ कुछ प्लांट्स होंगे, और बाद में वो एंट्रैप होकर वहाँ रह जाएगा, वहाँ से बाहर नहीं आ पाएगा। थोड़ा बहुत अगर आपको याद आ रहा होगा, हमने ओशन डेप्थ्स के बारे में पढ़ा था कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, क्लाइमेट चेंज में पढ़ा था हमने। ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है, जो पहली वीडियो है वहाँ से अगर इन्वायरमेंट सीरीज़ की वीडियो देखोगे आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो हमने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जब टॉपिक पढ़ा था हमने उसमें बताया था। तो कहीं ना कहीं इसका भी वही मतलब है। तो ये बायोलॉजिकल कार्बन पंप की तरह काम करता है। और अगर हम वैल्यू की बात करें, अप्रोक्सीमेटली 10 गीगा टन ऑफ जो कार्बन है वो डीप ओशन में जाता है
ये नहीं कि टोटल 10 गीगा पड़ा हुआ है वहाँ पे, डीप ओशन में 1 साल में जाता है 10 गीगा टन। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए फाइटोप्लैंक्टन्स। सो हमारा जू प्लैंक्टन, सीग्रास, सीवीड से रह गया है बिकॉज अभी बहुत लंबी वीडियो हो गई, तो वो हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक देख रहे हो, लाइक कमेंट शेयर कर देना और मेरे को बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।